हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। तो जो जातक की जो डिटेल्स हैं वो है 21/5/1996 और जो समय है वो 12 बजे है और जो जन्म स्थान है वो खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है। तो इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो आती है सिंह लगन की बनकर। अब देखिए, सिंह लगन जो होता है वो सूर्य से प्रभावित होता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं थोड़े गुस्से वाले, जिद्दी, अपनी बात को मनाने वाले, अपनी चलाने वाले, इस प्रकार के कुछ व्यक्तित्व या गुण वाले रखते हैं। नेतृत्व की क्षमता इनमें अच्छी होती है और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कम टाइम में बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर इस प्रकार के कुछ गुण होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सिंह राशि जो इनके लगन में बनी हुई है, जो इनके लगनेश बनते हैं, वो बैठे हैं 10वें भाव में। और 10वें भाव में सूर्य को बहुत श्रेष्ठ माना गया है करियर के पर्सपेक्टिव से, धन के पर्सपेक्टिव से, मान सम्मान के पर्सपेक्टिव से, हर प्रकार से। सिर्फ विवाह और पारिवारिक रिश्तों को छोड़कर बाकी जीवन में जो भी काम है उन सब के लिए यहाँ पर ये सूर्य बहुत अच्छा फल देने वाला ग्रह होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, अच्छे करियर की कमी नहीं होती है। कमी होती है तो अच्छे परिवार की, अच्छे वैवाहिक जीवन की। यहाँ पर ये सूर्य इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो लग्नेश का 10वें भाव में होना या दशमेश का लगन में होना व्यक्ति को श्रेष्ठ करियर देता है, श्रेष्ठ जीवन देता है। अब देखिए कि जो इनके पंचम भाव के स्वामी हैं कौन बनते हैं? गुरु। गुरु जाकर बैठे हैं मतलब पंचम में ही। तो यहाँ पर एक देखिए, ये भी एक श्रेष्ठ अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। श्रेष्ठ राजयोग है, राजयोगी एक तरह से ये, क्योंकि अगर ये केंद्र में आ जाता तो ये हंस महापुरुष राजयोग बन जाता, तो हम उसको उसी तरह कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पर श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बनेंगे क्योंकि ये अपनी राशि में बैठे हैं, अपने भाव में बैठे हैं और अपने कारक भाव में बैठे हैं। तो ये श्रेष्ठ ग्रह इस लगन में फल देने वाले ग्रह बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इनको दो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर इनके प्रभाव को और अच्छा कर रहा है। यहाँ पर इस गुरु पर दो दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो इनके फलों को और अच्छा कर रही है, पंचम भाव के फलों को अच्छा कर रही है। और साथ में यहाँ पर जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव के फलों को भी ये शुभ फलों में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये गुरु भी इनके अच्छे हैं, लग्नेश भी इनके अच्छे हैं, पंचमेश इनके अच्छे हैं और श्रेष्ठ। अब देखिए इनके नवम भाव में कौन है? मंगल, जो अपनी खुद की राशि में बैठे हैं। तो ये भी इनके लिए श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सपोर्ट पूरा देंगे और व्यक्ति को एक अच्छा नैतिक वाला जीवन जीने की सोच बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, अपने बड़ों की बात मानने वाला होगा, अपने बड़ों के नैतिक कर्तव्य पथ पर चलेगा। कहने का मतलब है कि नवम भाव में नवमेश बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। जन्म से ही ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर बुध भी साथ में बैठे हैं। अब देखिए, ये दूसरे और 11वें के स्वामी बनकर नवम भाव में बैठे हैं। तो एक सूत्र होता है कि जब दूसरे भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी नवम भाव से संबंध बनाता है तो ये महाधनी योग भी बनता है। तो ये श्रेष्ठ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है अपने आप में। महाधनी योग भी है, वहाँ भाग्य योग भी है। यहाँ पर भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा, धन का भी अच्छा साथ मिलेगा। तो इनके जीवन में धन की भी कमी नहीं होगी। धन की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इनके जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मंगल बुध यहाँ पर ये स्किन की प्रॉब्लम देते हैं, शरीर में फुंसी फोड़े की प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। बाकी व्यक्ति के जीवन में भाग्य से संबंधित समस्या नहीं आएगी। ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं और पंचमेश पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये श्रेष्ठ कुंडली यहाँ पर ऐसी बनती है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश तीनों ही आपस में बहुत अच्छी बलवान स्थिति में बैठे हैं। तो कुंडली को बहुत अधिक मजबूत यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस कुंडली में धन की कोई कमी नहीं है, महाधनी योग इसमें बना हुआ है। तो जीवन में धन और लाभ परिपूर्ण से रहेंगे। धन और लाभ की कमी जीवन में कभी नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए कि जो लाभ भाव है, लाभ भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जीवन में लाभ तो होगा, ये तो 100% तय है। जीवन में अच्छा लाभ होगा, अच्छे कार्य से लाभ होगा। और क्योंकि दो दो शुभ ग्रह लाभ भाव में बैठे तो कम मेहनत करके अधिक लाभ होगा। ये इस चीज़ को दिखाता है कि मेहनत कम करेंगे और लाभ अधिक होगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर मेहनत कम करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए, शुक्र और चंद्रमा मन और भौतिकता, मन और कामुकता, मतलब मन में इस तरह की जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें वो मन में व्यक्ति के हर समय चलती रहती हैं। हर समय मन पर उनका प्रभाव बहुत अधिक है।
इस कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में सुखों की चाह को बहुत अधिक रखता है, और जब किसी भी कारणवश सुख वो नहीं मिल पाते हैं, वो काम नहीं हो पाते हैं, तो व्यक्ति अपने मन से परेशान होता है। यहाँ पर ये स्थिति भी दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी खूबसूरत होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर ये भी कुंडलियों में बहुत देखा जाता है, देखने में आया है कि जिनकी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी दिखने में खूबसूरत होता है, दिखने में अच्छा होता है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी लाभ के पर्सपेक्टिव से, लाभ की दिशा अकॉर्डिंग, लाभ के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पर फल देने वाला माना गया है या होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत, एक समस्या है कि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा 12वें घर के स्वामी आकर 11वें में बैठ गए, तो ये समस्या क्या देंगे कि जीवन में लाभ तो करवाएंगे लेकिन खर्च भी उस हिसाब से करवाएंगे, तो आना जाना धन का लग रहेगा जीवन में। धन, अब ये लाभ भाव है तो लाभ भाव होता है इनकम का, कि कितनी इनकम हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, फ्लो, कैश फ्लो। तो ये चीज़ है कि इनका जो धन का आगमन और जो जाना आना जाना बनता रहेगा, क्योंकि ये खर्च है, लॉस है। लॉस जब 11 में बैठता है तो लाभ में प्रॉब्लम तो करता है, लेकिन लाभ की स्थिति बनती रहती है और लाभ जाता भी रहता है, मतलब पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आता जाता है रहता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन कुल मिलाकर व्यक्ति जीवन में सुख पाएगा, सुख से जीवन जिएगा, और व्यक्ति जीवन में लाभ को पाएगा, लाभ, अच्छा लाभ जीवन में कमा पाएगा। यहाँ पर देखिए चंद्रमा 11वें में, तो इसका मतलब चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मन, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता, तो माता का लाभ में मिलेगा, माता से सुख मिलेगा, ये भी यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। अब देखिए कि इस कुंडली में आप राहु और केतु, यहाँ पर राहु देखिए उच्च राशि में है लेकिन दूसरे भाव में, अब उच्च राशि में है तो यहाँ पर धनी होंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में धन आगमन होता रहेगा, धन को स्टोर भी कर पाएंगे। लेकिन समस्या क्या है कि ये अपने जो भी काम, जो भी रिश्ते, जो भी नाते, ये बिगाड़ेंगे, अपनी वाणी के कारण बिगाड़ेंगे। इनकी वाणी अनियंत्रित होगी, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में होता है तो इनकी वाणी अनियंत्रित होती है, जहाँ कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और बोलने के बाद सोचते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो बोलने पर नियंत्रण अगर ये रखते हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति जीवन में बन सकते हैं। सिर्फ इनको बोलने से पहले सोचना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सोच के बोले तो बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बोलने वाले हो सकते हैं, और कहाँ पर कितना झूठ, कहाँ पर कितना सच बोलना है, बहुत बैलेंस तरीके से ये अच्छा करने से जानते हैं। लेकिन इनको बोलने की बहुत सावधानी अपने जीवन में रखनी चाहिए, इसी से इनके बहुत सारे काम बनेंगे और इसी से इनके काम बिगड़ेंगे। यहाँ पर ये है स्थिति दिखाई पड़ रही है। परिवार से भी इनका अलगाव हो सकता है, परिवार में भी इनकी इतनी जो महत्ता है, या परिवार से इनका बहुत अनबन रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु उस घर में रिश्तों को प्रभावित करते हैं। परिवार से संबंधित जो रिश्ते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े, कहासुनी, इस प्रकार की स्थिति को बनाकर रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राहु बैठे हैं उच्च राशि में, बली अवस्था में, तो इस भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में सावधानी बरतकर चलनी चाहिए, सावधानी लेकर अपने वक्तव्य को, अपनी बात को रखना चाहिए, ये इसलिए फायदेमंद होगा। अब देखिए यहाँ पर 8वें घर में केतु बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे रोग देंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देंगे जो उसको खुद ही समझ में नहीं आएंगी क्या हो रहा, डॉक्टर को समझ में नहीं आएंगी क्या हो रहा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, फिर भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बीमारी हो रही, क्या क्या हो रहा। इस तरह की स्थिति, मन में भ्रामक स्थिति बनी रहेगी, शरीर को लेकर भ्रामक स्थिति, मन में वहम की स्थितियाँ बनी रहेंगी। साथ में शनि बैठे हैं तो कुछ ना कुछ रोग ये जरूर देंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में जरूर देंगे। अब देखिए कि इनके 6ठे और 7वें के स्वामी बनते हैं शनि, जो इस कुंडली में परम मारक, परम अकारक और परम खराब फल देने वाले ग्रह हैं। मतलब इस कुंडली में सबसे जो खराब फल देने वाले ग्रह है वो शनि है, क्योंकि वो 7वां मारक होता है, 6वां मारक होता है। तो 6ठे और 7वें के स्वामी बनते हैं तो ये बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले नहीं है, और जाकर 8वें में बैठते हैं। अब देखिए 6, 8, 12 का स्वामी 12वें में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं। लग्नेश भी इनका मजबूत है तो विपरीत राजयोग इनको फल भी देगा। लेकिन इनका सप्तम का स्वामी तो अष्टम में बैठा है, तो ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ जरूर देगा, क्योंकि केतु के साथ बैठा है तो नीरसता होगी, उत्साह नहीं होगा, एक्साइटमेंट, और मतलब किसी भी चीज़ की खुशी इतनी जल्दी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति न्यूट्रल अवस्था में रहता है। जैसे अब विवाह की स्थिति है तो विवाह की अवस्था में लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा इतना जो प्रभाव है वो नहीं रहता है, लेकिन इसका प्रभाव है कि नहीं रहता है, लेकिन इसका प्रभाव है कि रहता है। तो दोनों बैलेंस स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मतलब
कभी कभी लगता है मन में यही सब कुछ है, कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात कही जाए तो वैवाहिक जीवन इनका प्रॉब्लम में है, वैवाहिक जीवन में इनकी समस्याएं हैं जो इनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में है, केतु के साथ है। लेकिन ये है कि इनका जो ये अष्टम का स्वामी है ये अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो इनके कुछ फलों में इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब कुछ फल खराब होंगे, कुछ फल अच्छे होंगे, या खराब होंगे तो कम बुरा प्रभाव दे पाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन पर जो वैवाहिक जीवन का घर है, इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। यहाँ पर कुंडली में नहीं, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो ये भी एक स्थिति खराब दिखाई पड़ती है कि वैवाहिक जीवन में समस्या इनको देखनी पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में इनको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। इसके लिए इनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी तो उनको टैकल करना, उनको कैसे निपटना है। ये अगर ये सोचेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी तो वैवाहिक जीवन खराब है, ऐसा नहीं है। वैवाहिक जीवन में समस्या बहुत आएंगी, उनको समस्याओं को लेकर चलना, समस्याओं को फेस करते हुए अपने जीवन को बिताना, इस प्रकार की स्थिति इनकी बनेगी। यहाँ पर क्योंकि शनिदेव 8वें भाव में है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, 8वें भाव में स्ट्रगल देते हैं व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पर देखिए जो ये राहु है, राहु की दृष्टि नवम दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो ये व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व को कमजोर करने का काम करती हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत गिरा सा, बहुत ही अजीब सा महसूस करता है जब राहु और सूर्य का प्रभाव होता है। यहाँ पर राहु ज़्यादा बली हैं और सूर्य इतने बली नहीं है, तो राहु का प्रभाव सूर्य पर रहता है तो व्यक्ति को खुद से संबंधित समस्या हो सकती हैं, खुद से उसके मन में अपने आप को लेकर शंकाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार की स्थिति रहती है। हकीकत में उन शंकाओं को अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन मन में ऐसे भ्रमा की स्थिति बनी रहती है। तो ये यहाँ पर स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनका एक ही सवाल है कि इनकी शादी कब होगी। अब देखिए कि इनकी शादी का जो क्वेश्चन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इनकी कुंडली के लिए बन रहा है, क्योंकि इनको जो दशा चल रही है वो 2013 से शनि की चल रही है। 2013 से इनको शनि की दशा चल रही है और जो 2032 तक चलेगी। अब आप देखिए कि इनको वर्तमान में शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है, वर्तमान में शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है जो अगले 1 साल तक चलेगा। मतलब मार्च या अप्रैल 24 तक इनको चलेगा। अब देखिए कि शनि और सूर्य, यहाँ पर शनि जो है ना सूर्य को भी देख रही हैं, राहु भी सूर्य को देख रही हैं, तो सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, धन के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन विवाह के लिए ये इतना अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतना इनको शनि में सूर्य की दिशा चलेगी तो इतना इनको विवाह की स्थिति बनना बहुत मुश्किल है। विवाह की स्थिति इनके लिए जो अनुकूल स्थिति बनना मुश्किल है। अब इनके बाद सूर्य के बाद इनको चंद्रमा की स्थिति आएगी। चंद्रमा की मतलब शनि में चंद्रमा का अंतर आएगा जिसका प्रभाव एक तरह से शुक्र के साथ है। तो इस प्रकार हम दशा के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि सूर्य के बाद जो दशा चंद्रमा की आएगी उसमें इनका विवाह हो सकता है। अगर हम बात करें गोचर प्रभाव की तो इनकी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है। अब मिथुन राशि से जो गुरु चल रहे हैं वो 11 भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं। तो इतना गुरु मेष राशि में रहेंगे इतना भी इनकी विवाह की स्थिति बनेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु भी मजबूत हैं। तो गोचर के दौरान इनको गुरु का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। तो वर्तमान में इनकी विवाह की स्थिति चल रही है। अगर ये प्रयास करें तो इनका विवाह तय हो सकता है। लेकिन अगर दशा के अकॉर्डिंग बात करें तो दशा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इनका विवाह 1 साल बाद इनकी विवाह की स्थितियाँ अनुकूल बनेंगी, अच्छी बनेंगी, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ये 12वें घर का स्वामी है जो सही सुख का भी होता है। तो जो इस प्रकार की स्थिति बनती हैं वो चंद्रमा के अंतर्दशा में जरूर बनेंगी और चंद्रमा इनकी स्थिति को लेकर आएगा, वैवाहिक जीवन को शुरू करवाने का काम करेगा यहाँ पर। तो वैवाहिक जीवन इनका 1 साल के बाद स्थिति इनकी शुरू हो सकती है। जो इनका विवाह होगा, विवाह होने के कुछ साल तक शुरुआती जो साल होंगे वैवाहिक जीवन के उनमें इनको संघर्ष करना पड़ेगा वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए, वैवाहिक जीवन को स्टेबल करने के लिए। तो इसके लिए इनको मेंटली प्रिपेयर अभी से होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि जो 12वीं राशि में है और अष्टम भाव में, तो ये समस्या यहाँ पर वैवाहिक जीवन में करेंगे। जो जीवन साथी की स्थिति है
वो नौकरी वाला हो सकता है जीवन साथी, और जीवन साथी की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो सकती है, अच्छी धन की स्थिति हो सकती है यहाँ पर। और जो इनका विवाह हो सकता है वो पश्चिम दिशा में, ज़्यादा अनुकूल दिशा इनके लिए पश्चिम दिशा है कि उस दिशा में प्रयास करें या उस दिशा से संबंध जो भी बने तो वो बहुत अच्छा इनके लिए होगा, जो प्राकृतिक रूप से अच्छा है। यहाँ पर ये सप्तम भाव का स्वामी, और ये दूसरा होता है सप्तम का जो परिवार, मतलब इनका ससुराल। तो ससुराल का जो स्वामी है वो अपनी राशि में, तो ये भी अच्छी स्थिति में दिखा रहा है कि ससुराल जो होगा वो भी अच्छा होगा, अच्छी स्थिति में होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इनको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा और अपने मन को तैयार करना होगा कि अगर इनके जीवन में वैवाहिक जीवन में समस्या आती है तो उसको टैकल किस प्रकार करना है, उसको किस प्रकार निपटना है समस्या से। तो इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन सुलभ हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि इनकी कुंडली खराब नहीं है, लेकिन इनकी जो दशा चल रही है वो इनकी कुंडली को कमज़ोर बना रही है, क्योंकि शनि अभी चलेंगे 2032 तक इनको चलेंगे। तो 2032 तक तो इनको जीवन में समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। उसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि इतना रहेंगे, इतना प्रॉब्लम तो देते रहेंगे। इतना आप शनि का उपाय करिए। शनि का उपाय सबसे अच्छा उपाय है कि आप करिए कि आप शनिवार को जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर जाइए, दिया जलाइए सरसों के तेल का और उसकी परिक्रमा कीजिए। ये आपके लिए शनि का उपाय बहुत अच्छा रहेगा और आपको उससे राहत मिलेगी। जो शनि के बुरे प्रभाव जितने भी आपको मिलेंगे, शनि जितना कष्ट देंगे उसमें कमी करेंगे। तेल का दान कीजिए, छाया दान कीजिए, ये भी आपको अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार शनि के उपाय कीजिए। सूर्य को जल दीजिए, रविवार को सूर्य को जल दीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में सिर्फ आप शनि के उपाय कीजिए और अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाइए। यही आपके लिए उचित और अच्छे उपाय होंगे। बाकी आपको जब शनि के बाद आप गुरु की दशा आएगी तो आपके लिए श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा और आप अपने जीवन में सभी सुख को लेते चले जाएंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरु आते ही आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देंगे, बहुत उत्तम बना देंगे। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण है। और कोई किसी को इस बारे में सलाह इनको देनी है। यहाँ पर एक गलती है कि ये इनका नवमांश चक्र देखना रह गया, वो भी हम देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में देखते हैं तो इनका जो शुरू होता है, नवमांश चक्र जो शुरू होता है वो इनकी कुंडली में तीसरे नंबर यहाँ पर 11वें भाव से शुरू होता है। मतलब इनकी जो लगन कुंडली है उसमें 11वें भाव में ये शुरू होता है। तो इनको जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, क्योंकि लाभ से जुड़ा हुआ नवमांश है। तो जीवन साथी मतलब धन जीवन साथी आने के बाद या विवाह होने के बाद इनके जीवन में लाभ की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये है। यहाँ पर देखिए राहु दूसरे में थे, यहाँ पे दूसरे, तो राहु का प्रभाव पूर्णतः दूसरे भाव पर है। तो इनको अपनी जो वाणी है उसको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानीपूर्वक बरतना चाहिए। बहुत वाणी का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर देखिए गुरु छठे में है, उधर सप्तम अष्टम में है, इधर सप्तम छठे में है। तो इनको वैवाहिक जीवन में समस्या आने की संभावनाएं पूरी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देखिए शनि इनको वर्तमान में चल रहे हैं, वो नवमांश में उच्च राशि में है। तो इनको बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं देंगे, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं देंगे, मध्यम प्रभाव ही देंगे, क्योंकि वो अकारक भी हैं, अच्छा फल देने वाले नहीं है इस लगन में। तो यहाँ पर देखिए शनि जो है वो उच्च अवस्था में है, तो इनको शनि की दिशा में भी ठीक ठाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि देखिए 10वें भाव में लगन कुंडली में भी सूर्य है, यहाँ पर भी सूर्य। तो इनका सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़कर काम करना, सरकारी क्षेत्र में जाना इनके लिए अच्छा हो सकता है, सुलभ हो सकता है और इनको इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर देखिए बुध बैठा है सप्तम भाव में। तो बुध से जब सप्तम भाव प्रभावित होता है तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाता है। ये भी तो आपके जीवन में यही परेशानी हो सकती है कि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने मन को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उससे निपटे, बल्कि उस समस्या से भागे नहीं। आपके लिए यही सलाह है। बाकी आप शनि के उपाय कीजिए, छायादान कीजिए और जो आपको बताया उपाय वो कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। इतना आप कीजिए, आपके जीवन बेहतर होगा, उत्तम होगा। थैंक यू। और जो भी कोई भी व्यक्ति इस कुंडली को देख रहा है तो वो इनको सलाह दे सकता है, जो भी इनको कमेंट कर बता सकता है। और आप अपनी जो डिटेल है वो कमेंट कर सकते हैं विश्लेषण के लिए, और पूरे डिटेल दें और पूरा क्वेश्चन लिखें, सभी क्वेश्चनों का जिसमें जवाब दिया जा सके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।